हम सबको स्कूल डेज में सबसे ज्यादा नफरत एक ही काम से हुआ करती थी, क्योंकि वह काम हमारे खेलने और टीवी देखने के समय को चुराता था। उस काम का नाम है होमवर्क। जो छात्र अपना होमवर्क समय से करता था वो हमेशा परीक्षा में उत्तीर्ण आता था। हम सब ने बचपन में कुछ सुनाओ ना सुनाओ एक बात हमेशा अपने बड़ों से सुनते थे, वो होती थी कि बेटा कुछ करो या ना करो, होमवर्क समय से कर लो। जितना ये स्कूल कॉलेज के डेज में सही था उतना ही ये ट्रेडिंग में भी लागू होता है। अगर आप समय से अपना होमवर्क नहीं करते हैं तो अगले दिन मार्केट में आपको एक चीज की गारंटी है, वो है लॉस। समय से अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए मार्केट में, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करने आएंगे तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कौन से टूल्स आपको यूज करने हैं, किस जगह आपको बाई करना है, किस जगह आपको सेल करना है। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप मार्केट में पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेते हैं। अफसोस से कहना पड़ेगा कि बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स हैं जो शाम को अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। होमवर्क करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म, उसके अंदर टूल्स और उसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं लक्ष्मी श्री के यूट्यूब चैनल श्री वराई में। होमवर्क करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस की थी वो सारी चीजें हमारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। हमारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग व्यू की चार्टिंग लाइब्रेरी और चार्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसमें सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स भी अवेलेबल हैं। हम आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टूल्स को यूज करते हुए अपना होमवर्क किया जा सकता है। मेजर इंडिकेटर्स पे हम बात करेंगे और उनके आसपास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसको मार्केट में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो अगेन, होमवर्क करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इंडिकेटर्स की पोजीशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, और मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो एक पेन और पेपर लेके नोट करना स्टार्ट कीजिए कि किस तरीके से होमवर्क किया जाता है और नेक्स्ट डे उसको मार्केट में किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। जब आप होम स्क्रीन लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको होम स्क्रीन दिखेगी। इसमें चार्टिंग के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है बार चार्ट। बार चार्ट सबसे ओल्डेस्ट वेस्टर्न तरीका है जिसमें बार चार्ट हम यूज करते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगला चार्टिंग का तरीका है होलो कैंडलस्टिक। होलो कैंडलस्टिक्स में कैंडलस्टिक हॉलो दिखती हैं, जहां बॉडी ऊपर जाने वाली कैंडल की बॉडी हॉलो होती है और बेरिश कैंडल्स की बॉडी फिल्ड होती है। अगला तरीका है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। लाइन चार्ट नॉइजलेस तरीका है मार्केट को मैप करने का। यहाँ पे केवल लाइन के तौर पे क्लोजिंग प्राइजेस प्लॉट होती हैं। यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना काफी आसान है, आपको इमीडिएटली हाई और लो देखने के लिए मिलता है। अगला चार्टिंग का तरीका है हैकेनैशी। हैकेनैशी भी एक ओल्डेस्ट फॉर्म है चार्टिंग का जो काफी लोग यूज करते हैं। हैकेनैशी में जब रिवर्सल फॉर्म होता है उसके बाद ही कैंडल्स का कलर चेंज होता है। अगला तरीका है रेंको। रेंको नाम आया है रेंका से, जो जापानीज में ब्रेक कहते हैं। ये एक ब्रेक चार्टिंग का फॉर्म है जहां बेसिक इंडिकेटर ATR 14 है। ATR 14 से अगर प्राइस चेंज होगी तो नई ब्रेक फॉर्म होगी और ये ब्रेक कंटिन्यू रहेगी अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है। रिवर्सल कैंडल तभी फॉर्म होगी जब ATR 14 से प्राइस रिवर्स करेगी और उसके बाद तब तक रेड बार्स फॉर्म होती रहेंगी जब तक मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब ATR 14 से मार्केट ऊपर जाएगा तो कैंडलस्टिक ग्रीन फॉर्म होना स्टार्ट होगी। लास्ट चार्टिंग फॉर्म है कैंडलस्टिक। हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कैंडलस्टिक में होगा क्योंकि कैंडलस्टिक हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मार्केट की। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमें ग्रीन कैंडल्स दिखती है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हमें रेड कैंडलस्टिक दिखती है। कैंडलस्टिक की बॉडी साइज आपको ये बता देती है कि मार्केट में मूवमेंट तेज हुआ है, या अगर नैरो रेंज कैंडल्स फॉर्म हुई है तो ये दिखा देता है कि मार्केट साइडवेज या एक छोटी सी रेंज में चल रहा है। अगर छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में चल रहा है। बड़ी कैंडलस्टिक्स इग्नाइट कैंडलस्टिक कहलाती हैं, जहां पे मार्केट एक ब्रेकआउट दे रहा है। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर जो हम डिस्कस करेंगे वो है पिवट्स। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके पिवट्स टाइप करेंगे, इस तरह से पिवट्स आपके चार्ट पे लग जाएंगे। पिवट की सेटिंग में जाके S2, S3, S4, S5 हटा देना है। हमारे इंटरेस्ट में केवल 3 लेवल्स होंगे। पिवट एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। पिवट हमें यह बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। हम अक्सर सुनते हैं कि बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन रैलीज करना चाहिए मार्केट में।
तो ये बाई ऑन डिप, ये डिप कहाँ तक आएगी जहां हमें बाई करना है, ये सेल ऑन रैली में ये रैली कहाँ तक जाएगी जहां हमें सेल करना है, ये कोई डिफाइन नहीं करता है। इसके लिए हम पिवट्स यूज करते हैं। पिवट्स में आप 3 लाइन देख रहे हैं, पिवट S1 और R1। अगर पिवट्स एक दिन का पिवट अगले दिन के पिवट से ऊपर है, यानी मार्केट अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में है, यानी पिवट्स अगर एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन अगर ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर पिवट्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी आज का पिवट कल के पिवट से नीचे है, कल का पिवट परसों के पिवट से नीचे है, अगर डाउन ट्रेंडिंग में है यानी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में है तो हमारा बाई ऑन डिप्स का जो रीजन होगा वो पिवट से लेके S1 का होगा। मार्केट अगर डिप लेती है पिवट से S1 के रीजन में तो ये हमारा बाइंग का रीजन होगा, यहाँ बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट ऑन दी अपसाइड R1 का रहेगा। वहीं अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में है तो रैली, सेल ऑन रैली का जो मतलब होता है कि रैली ले रहा है पिवट से R1 के रीजन में, अगर रैली ले रहा है तो हम पिवट से R1 के रीजन में कहीं भी रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे सेल करेंगे। टारगेट हमारा नीचे होगा नया लो या S1। अगला इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो है मूविंग एवरेज। इंडिकेटर सेक्शन में जाके मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो इस तरीके से मूविंग एवरेज लग जाएगा। मूविंग एवरेज जनरली मार्केट प्राइजेस को स्मूथ करने के लिए होता है। कई बार हम देखते हैं कि चार्ट में प्राइजेस इस तरीके से ऊपर नीचे चल रही है, लेकिन जब हम मूविंग एवरेज लगाते हैं तो मूविंग एवरेज उन प्राइजेस को स्मूथ आउट कर देता है और एक डायरेक्शन देखने के लिए मिलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे इस जगह पे आप देख रहे हैं कि प्राइजेस रैंडमली साइडवेज चल रही हैं, लेकिन मूविंग एवरेज का डायरेक्शन आपको दिखा रहा है कि प्राइजेस ऊपर के डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर इस पूरे डेटा को स्मूथ आउट करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इवेंचुअली ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ गया। तो रैंडम प्राइस एक्शंस को अगर आप मूविंग एवरेज से स्मूथ करेंगे तो मूविंग एवरेज आपको एक डायरेक्शन दे देगा मार्केट का कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। वाइडली यूज होने वाली मूविंग एवरेजेस हैं 21, 34, 55। उसके बाद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 200। जनरली ये माना जाता है कि प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं तो प्राइजेस बुलिश हैं, हमें बाई की तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए। प्राइजेस अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं तो हमें सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए और हमें सेल के सौदे ढूंढने चाहिए। अगला इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो है RSI। RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड टेरिटरी बताता है। जनरली गलती क्या करते हैं लोग कि RSI को एक ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं कि RSI ओवरबॉट गया है तो अब हम सेल करेंगे, RSI ओवरसोल्ड गया है तो हम बाई करेंगे। जबकि RSI का मेन इंडिकेशन होता है प्राइस के मोमेंटम को बताना कि RSI अगर 70 के ऊपर चल रहा है यानी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना चाहिए। RSI 70 के ऊपर चल रहा है और प्राइजेस अगर ऊपर के डायरेक्शन में चल रही हैं तो आपको बाइंग के सौदे देखने चाहिए बजाय सेलिंग के सौदे के। RSI अगर 30 के नीचे चल रहा है और मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंडिंग है तो आपको वहां पे ये समझ में आ रहा है कि RSI डाउन ट्रेंडिंग है। RSI 30 के नीचे है, प्राइजेस स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो जब तक RSI 30 के नीचे रहेगा मार्केट नीचे की डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि RSI लगा लिया, 70 के ऊपर गया सेल कर दिया, 30 के नीचे आया बाई कर दिया, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट के डायरेक्शन को देखते हुए RSI को अगर आप यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। RSI 70 के ऊपर है और मार्केट तेजी में, यानी ये तेजी बहुत समय तक बरकरार रहेगी जब तक RSI 70 के ऊपर है। तो हर ब्रेकआउट को या हर लॉन्ग सौदे को आपको लेना चाहिए। वहीं RSI 30 के नीचे है तो आपको सेल के सौदे इनिशिएट करने चाहिए। अगला इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो है MACD। MACD में आपको 2 लाइन देखने के लिए मिलेगी, एक है MACD लाइन, एक है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन अगर MACD लाइन को नीचे से क्रॉस करते हुए ऊपर आ रही है तो ये मार्केट में बाई सिग्नल जनरेट करता है, और जब तक MACD ऊपर की तरफ है और सिग्नल लाइन MACD लाइन के ऊपर है, बाई के ट्रेंड में मार्केट बना हुआ है और आप हर तरह के बुलिश ब्रेकआउट्स बाई कर सकते हैं, ये प्रॉफिटेबल रहेंगे। वहीं अगर सिग्नल लाइन MACD लाइन को ऊपर से काट के नीचे आ रही है तो ये बेयरिश क्रॉसओवर कहलाता है और इसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आपको सेलिंग के सौदे ढूंढने चाहिए। अगर किसी तरह का ब्रेकडाउन आ रहा है या आपका एंट्री, अगर किसी तरह का ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहां पे आप सेल करके नीचे प्रॉफिट कर सकते हैं। MACD इन शॉर्ट क्रॉसओवर सिग्नल जनरेट करता है। MACD अगर बुलिश ट्रेंड में है और क्रॉसओवर पॉजिटिव है तो आपको बाइंग के सौदे देखने हैं। MACD अगर बेरिश क्रॉसओवर में है तो आपको सेलिंग के सौदे देखने हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर है
वो है वीवैप। वीवैप इंडिकेटर सेक्शन में जाके वीवैप लगाएंगे। वीवैप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। वीवैप आज की एवरेज ट्रेडेड प्राइस बताता है कि मार्केट में एवरेज ट्रेडेड प्राइस कितनी है। अगर एवरेज ट्रेडेड प्राइस या मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वीवैप धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाएगा। वीवैप का एंगल ये इंडिकेट करता है कि एवरेज पार्टिसिपेंट्स किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर वीवैप फ्लैट है यानी मार्केट साइडवेज डे में है और उस दिन हमें ब्रेकआउट्स अवॉइड करना चाहिए। वीवैप अगर ट्रेंडिंग है एक डायरेक्शन में, जैसे हम एसबीआई में यहाँ देख रहे हैं कि एसबीआई में नीचे की तरफ ट्रेंडिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में आज सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और हर रैलीज पे आपको सेल इनिशिएट करना चाहिए नए लोज के लिए। तो वीवैप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वीवैप का डायरेक्शन बताता है कि आज वो स्टॉक या मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और हमें उसी डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए। अगर वीवैप नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो हम केवल सेल के सौदे ढूंढेंगे। वीवैप अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो हम केवल बाई के सौदे ढूंढेंगे। और वीवैप अगर फ्लैट है तो उस दिन हम किसी भी तरीके के ब्रेकआउट ट्रेड्स अवॉइड करेंगे। वीवैप अगर फ्लैट है तो आप केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि फ्लैट मार्केट में आपको टाइम वैल्यू खाने के लिए मिल जाएगी। अगला जो इंडिकेटर हम लगाएंगे वो है बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड लगाने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाके बॉलिंगर बैंड टाइप करना होगा। तो इस तरीके से आपका बॉलिंगर बैंड लग जाएगा। बॉलिंगर बैंड जॉन बॉलिंगर ने बनाया था और बॉलिंगर बैंड का काम है वॉलेटिलिटी कंप्रेशन और वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन बताना। जब जब वॉलेटिलिटी कंप्रेस होती है मार्केट में एक बड़ा डायरेक्शनल मूव आता है और जब जब बड़ा डायरेक्शनल मूव आता है तो उसके बाद वॉलेटिलिटी कंप्रेस होती है यानी मार्केट साइडवेज जाता है। ऑप्शन ट्रेडर के लिहाज से कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि जब वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है तब अगर आप ऑप्शंस बाई करके रखेंगे तो धीरे धीरे टाइम वैल्यू खत्म होती रहेगी। ऑप्शन बाइंग हमें तब करनी चाहिए जब बॉलिंगर बैंड कंप्रेस होके एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है क्योंकि जब बॉलिंगर बैंड एक्सपैंड होगा तो तेजी से एक तरफ की मूव आएगी जिस तरफ बॉलिंगर बैंड ब्रेकआउट दे रहा है। उस ब्रेकआउट के समय आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। ऑप्शन बाइंग अगर करेंगे उस समय ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको डायरेक्शनल मूव में मैक्सिमम प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी। ऑप्शन सेलर के लिए बॉलिंगर बैंड कब काम आएगा? जब एक्सपेंशन के बाद प्राइजेस वापस बॉलिंगर बैंड के अंदर आती हैं तो ये इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से मार्केट साइडवेज जाने वाला है। जैसे करंट यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट साइडवेज एक डायरेक्शन में चल रहा है। इस डायरेक्शन से जब तक मार्केट एक्सपैंड नहीं करता है ऑप्शंस धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोते रहेंगे। तो इस रेंज की हायर एंड के कॉल्स बेचे जा सकते हैं, लोअर एंड के पुट्स बेचे जा सकते हैं। तो इस तरीके से बॉलिंगर बैंड को आप आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉलिंगर बैंड कई बार दिक्कत होती है कि नेकेड आई से बॉलिंगर बैंड नहीं दिखता है कि ये कंप्रेस्ड है या एक्सपेंडेड है। तो इसके लिए एक इंडिकेटर आता है बॉलिंगर बैंड विड्थ। इंडिकेटर सेक्शन में जाके बॉलिंगर बैंड विड्थ लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक इंडिकेटर दिखेगा। लाइन अगर बॉटम की तरफ है जैसे करंट सिचुएशन में यहाँ पे एकदम बॉटम की तरफ लाइन है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉलिंगर बैंड एकदम से कंप्रेस्ड है और अब यहाँ से एक्सपेंशन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। और जब ये इंडिकेटर टॉप के आसपास है तो ये इंडिकेट करता है बॉलिंगर बैंड एक्सपेंडेड है और यहाँ से कंप्रेशन आएगा। तो बॉलिंगर बैंड कंप्रेशन लीड्स टू एक्सपेंशन वाला अगर थियरी को पकड़ के चलें तो जब बॉलिंगर बैंड कंप्रेशन में है तब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। जब बॉलिंगर बैंड कंप्रेशन से एकदम बाहर आके एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रहा है तब हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस एक गलत स्टॉप लॉस लगाने की वजह से होता है। सही जगह स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए? स्टॉप लॉस लगाने का सबसे आसान तरीका होता है वॉलेटिलिटी जानना, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की या इंडेक्स की वॉलेटिलिटी कितनी है और उससे थोड़ा सा बाहर जाके अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना सबसे कम होती है। अब बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी में अगर आप 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी को देखते हुए अगर उससे थोड़ा सा बाहर जाके स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना सबसे कम रहती है। किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी अगर हमको जानना हो कि एवरेज पिछले 15-20 बार में उसकी एवरेज वॉलेटिलिटी कितनी रही है तो उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करेंगे एटीआर का। इंडिकेटर सेक्शन में जाके एटीआर लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एटीआर लाइंस देखने के लिए मिलेगी। हाँ, एटीआर की डिफॉल्ट वैल्यू है 14, यानी एटीआर 14 का मतलब है कि लास्ट 14 बार का एवरेज ट्रू रेंज कितना है उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का। बैंक निफ्टी में जैसे आप करेंटली देख रहे हैं कि वैल्यू आ रही है 41,
यानी पिछले 14 से 15 बार में बैंक निफ्टी की एवरेज वॉलेटिलिटी रही है 41 पॉइंट्स। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इसमें थोड़ा सा बफर स्पेस देके 50 या 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कटने की संभावना कम रहेगी। गलत स्टॉप लॉस लगाने की वजह से सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और सही स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें वॉलेटिलिटी चाहिए होती है। वॉलेटिलिटी हमें बताता है एटीआर इंडिकेटर। बैंक निफ्टी में 41 पॉइंट है एटीआर की वैल्यू करेंटली, यानी हमें स्टॉप लॉस 41 पॉइंट से ज्यादा का लगाना होगा ताकि वॉलेटिलिटी की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगला इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड हमें यह बताता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में मार्केट का चल रहा है। जैसे हमने इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए डिस्कस किया था वीवैप आपको ट्रेंड बता रहा था, उसी तरीके से सुपर ट्रेंड भी हमें ट्रेंड बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइजेस हैं यानी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और प्राइजेस ऊपर की तरफ जाएंगी, हर डिप जो सुपर ट्रेंड की तरफ आएगा उसे हम बाई करेंगे नए हाइस के लिए। और अगर प्राइजेस सुपर ट्रेंड के नीचे चल रही हैं यानी मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में है और हर रैलीज हम ऊपर की तरफ बेचेंगे नए लोस के लिए। तो इन शॉर्ट सुपर ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर प्राइजेस ट्रेंड के ऊपर चल रही, अगर प्राइजेस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं यानी मार्केट बुलिश है, हमें तेजी के सौदे देखने हैं। प्राइजेस अगर सुपर ट्रेंड के नीचे हैं यानी मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में है और हमें हर रैलीज में सेल करना चाहिए नए लोस के लिए। अगला इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो है आरओसी यानी रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज आपको ये बताता है कि मार्केट में चेंज कितनी तेजी से आ रहा है। जनरली आरओसी का उपयोग गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के टाइम में ज्यादा होता है, फिर भी और रेगुलर मार्केट्स में आरओसी आपको ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज किस तरफ ज्यादा आ रहा है मार्केट का। अगर साइडवेज चलते हुए मार्केट में अचानक आरओसी डाउन टिक आना स्टार्ट होता है यानी मार्केट अब नीचे की तरफ प्राइस चेंज ज्यादा आने लगी है और ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। साइडवेज चलते हुए मार्केट में आरओसी अगर अप टिक देना स्टार्ट करता है यानी मार्केट अब ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगा और ये ब्रेकआउट्स के समय आपको ज्यादा काम आता है। एक रेंज बाउंड मार्केट में अगर एक आउटर बाउंड्रीज डिफाइन है मार्केट की, एक रेंज में चल रहा है 100 से 80 के बीच में और अचानक से 100 के पास आने पे आरओसी में एकदम से अपटिक आना स्टार्ट होती है, तो ये एक एडवांस इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अपसाइड ब्रेकआउट आएगा और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। तो आरओसी आपको एट टाइम्स ऑफ ब्रेकआउट ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज मार्केट में कितनी तेजी से उस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। ब्रेकआउट्स के पास अगर आरओसी बहुत स्लो मोमेंटम है यानी ये ब्रेकआउट फेल होने की संभावना है, लेकिन ब्रेकआउट के आसपास अगर आरओसी बहुत तेजी से अपटेक दे रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट आना है। आरओसी का मेजर उपयोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल्स के आसपास किया जाता है। अगला इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार मेजर यूज होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के लिए। अब हमने मार्केट में एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, उसमें कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई कर ली, वहां से ब्रेकआउट भी आ गया, हमने बाय भी कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है टारगेट्स में या इसको बुक कहाँ करना है। टारगेट पे बुक करने में प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम 100 रुपए में चीज लेते हैं, 110 रुपए का टारगेट है, हमने टारगेट पे बुक कर ली और वो 150 रुपए चली जाती है। हम पछताते हैं कि काश हमने इसको होल्ड किया होता तो हम 150 रुपए में बुक कर सकते। इस जगह पे पैराबोलिक सार काम आता है। जब तक प्राइजेस पैराबोलिक सार के ऊपर चल रही हैं तब तक हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ट्रेल करते जाएंगे और जैसे ही पैराबोलिक सार को तोड़ के प्राइजेस उसके नीचे आएगी हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक कर लेंगे। और पैराबोलिक सार का फुल फॉर्म है स्टॉप एंड रिवर्सल। ना सिर्फ अपनी प्रॉफिट को 150 रुपए में बुक करके जैसे ही पैराबोलिक सार प्राइजेस के ऊपर आया यानी प्राइजेस पैराबोलिक सार के नीचे आई, आप शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं और तब तक उस शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर सकते हैं जब तक प्राइजेस पैराबोलिक सार के नीचे हैं। और उसी के बाद जब प्राइजेस रिवर्स करके वापस पैराबोलिक सार के ऊपर आ रहे हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन वापस से इनिशिएट कर सकते हैं। यानी पैराबोलिक सार एक ऐसा सिस्टम है जो आपको मार्केट में हमेशा रखेगा एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। जब तक प्राइजेस पैराबोलिक सार के ऊपर हैं आप लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करते रहेंगे और जैसे ही प्राइजेस पैराबोलिक सार के नीचे आ रही हैं आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बुक करके शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। अगला इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो है एनवेलप्स का। इंडिकेटर सेक्शन में जाके एनवेलप टाइप करेंगे तो इस तरीके से आपको एनवेलप लग जाएगा। एनवेलप में आपको 3 तरह की लाइन देखने के लिए मिलेंगी। मिडिल लाइन एवरेज है मूविंग एवरेज का जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 20 है। ऊपर 3% ऊपर का और नीचे 3% नीचे की
जो बैंड है उसको प्लॉट कर देंगे और ये पूरी तरीके से आपको एनवेलप के तौर पे दिखेगा। एनवेलप आपको डायरेक्शन देगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एनवेलप का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यानी मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, और एनवेलप का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है यानी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। एनवेलप को ट्रेड कैसे करना है, अगर एनवेलप का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हर पुल बैक मिड लाइन तक आप बाई करेंगे और उसका टारगेट होगा एनवेलप का अपर एंड। वहीं अगर एनवेलप नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो आप मिड लाइन पे हर पुल बैक मिड लाइन पे सेल करेंगे, उसका टारगेट होगा नीचे का एनवेलप का बॉटम। मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें इंडिकेटर्स के अलावा जिन चीज की जरूरत होती है वो होती है टूल्स की। टूल सेक्शन में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको जो जरूरत के टूल्स होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। पहला है ट्रेंड लाइन, दूसरा है रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जैसे इस चार्ट में ये एक रेंज दिख रही है आपको, हमें जब इस रेंज को ड्रॉ करना होगा तो अपर एंड पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और लोअर एंड पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, और जब इस रेंज से ब्रेकआउट आएगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं, या अगर ब्रेकडाउन आता है और हमारी होल्डिंग में स्टॉक है तो हम इसको सेल कर सकते हैं, या एफ&ओ में है तो हम इसमें एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये बताता है कि प्राइजेस कहां तक पुल बैक ले सकती हैं। वहीं फिबोनाची एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि प्राइजेस कहां तक एक्सटेंड कर सकती हैं। इसके अलावा भी फिबोनाची के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में सारी चीजें दी गई हैं। फिबोनाची वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची पिचफॉर्क, फिबोनाची स्पाइरल, सारे टूल्स अवेलेबल हैं और हम इनको अपने मार्केट एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में हार्मोनिक्स पैटर्न यूज किए जाते हैं। हमने ऑटोमेटेड हार्मोनिक्स पैटर्न दिए हुए हैं, जहां आप केवल टूल सेक्शन में जाके हार्मोनिक्स सेक्शन में जाएंगे तो तमाम तरह के हार्मोनिक्स पैटर्न दिए हुए हैं। किसी पे भी क्लिक करके अगर आप चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो हार्मोनिक पैटर्न्स ड्रॉ हो जाएंगे। मार्केट को एनालाइज करने के लिए हार्मोनिक पैटर्न्स भी यूज होते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में अगर हार्मोनिक सेक्शन में जाएंगे तो तमाम तरह के हार्मोनिक्स और नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स भी अवेलेबल हैं। हार्मोनिक्स में अगर आप ABCD सेलेक्ट करते हैं तो आपको 4 पॉइंट कनेक्ट करना है, A, B, C, D। इस तरीके से आपको ABCD हार्मोनिक्स पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल पैटर्न ड्रॉ करना है तो हार्मोनिक सेक्शन में जाके हेड एंड शोल्डर सेलेक्ट करके आप हेड एंड शोल्डर 3 पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। ये था कैसे वराही में ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हुए अपना होमवर्क करें, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहें और मार्केट्स में प्रॉफिट बनाएं। और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री वराही को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फिर रिसर्च एडवाइजरी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्मी श्री ग्रुप को ज्वाइन करें। ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन करें, हम सभी जगह हैं। थैंक यू।